हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार विन एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th गुजरात बोर्ड केमिस्ट्री 2023 के बोर्ड के पेपर, जिसमें हम लोग न्यू पोर्शन जो एनसीईआरटी के डिलीटेड पोर्शन क्वेश्चन है वो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जो इस साल आपका न्यू पोर्शन है, जो आपके सिलेबस में है, उन्हीं चैप्टर्स के एमसीक्यू हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग ये जो क्वेश्चंस हैं इसी ऐसे ही पैटर्न के बोर्ड में आपके आने वाले हैं। तो आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को रटना नहीं, कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको इस साल बोर्ड में आते हैं तो वो आपसे हो जाए, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और इसी तरह से आगे बढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये क्वेश्चन जो है सोल्यूशन का है, तो क्या लिखा है, elevation in boiling point of aqueous solution of 0.01 molar BaCl2 compared to 0.01 मोलर यूरिया, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है, यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो आपने डेल्टा टीबी का आपने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है, I इंटू के बी इंटू मोलरिटी। यही फॉर्मूले में आपको लगना है और इसमें से I की वैल्यू आपको डिसाइड करना है। तो I क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर होता है, आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो अगर मैं बात करूँ BaCl2 की, तो BaCl2 अगर आयनाइज करेंगे तो ये Ba+2 एंड यहाँ से 2 क्लोराइड आयन मिलेगा। तो I की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 3, ठीक है, क्योंकि 3 आयन में ये आयोनाइज हो रहा है। और यूरिया जो है एक नॉन, ये इसका ना तो डिसोसिएशन होगा ना तो एसोसिएशन। आई की वैल्यू इसकी कितनी होती है, 1, ठीक है। यूरिया के अलावा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, इन सब की वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो obvious सी बात है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। अगर मैं BaCl2 के लिए बात करूँ, यहाँ से BaCl2 के लिए डेल्टा टीबी निकालो तो यहाँ से क्या होगा, 3 इंटू के बी इंटू मोलरिटी। और यहाँ पर मोलरिटी की वैल्यू आप ध्यान दो, दोनों का सेम है तो वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। और अगर मैं यूरिया के लिए यहाँ से निकालूं तो 1 इंटू यहाँ से के बी इंटू मोलरिटी, ये वैल्यू दोनों का क्या है, सेम ही है। तो यहाँ से इसका 3 आ रहा है, इसका 2, तो यहाँ पे दोनों में रिलेशन क्या बनेगा, अगर मैं इसके प्लेस पे यूरिया रख सकता हूँ तो यहाँ से बन रहा है BaCl2 इक्वल टू 3 टाइम ऑफ यूरिया का बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो BaCl2 होगा 3 टाइम्स ऑफ यूरिया, दैट मीन्स इसका जो आंसर बनेगा वो सी आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन को आपको एकदम सॉल्व नहीं करना है कि m की वैल्यू रखें हाँ, m की वैल्यू हो सकता है इस बार आपको अगर मोलरिटी का अलग अलग कंसंट्रेशन दे दे, फिर आपको इसको भी मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी सॉल्यूशन का ही है। और ये इक्विलिब्रियम आपने अगर 11th पढ़ा होगा तो उसी से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए CuS इक्विलिब्रियम में अगर इसको हम एनालाइज करें तो Cu+2 और यहाँ से सल्फाइड आयन में, तो अगर इसकी KSP की हम वैल्यू लिखे तो S इंटू एस, एस क्या डिनोट करता है, सॉल्युबिलिटी, है ना। तो इस आयन का यहाँ पर कितना होगा, S होगा कंसंट्रेशन, और यहाँ पर भी इसका कंसंट्रेशन S होगा। हाँ, अगर कोफिशिएंट होगा तो ये मल्टीप्लाई और वही उसके पावर में जाएगा, बट यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो हमने यहाँ पर लिखा नहीं। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, KSP इक्वल टू क्या होगा, S² और S की वैल्यू निकालोगे तो KSP और इसका रूट में, और KSP की वैल्यू कितना दिया, 9 इंटू 10 के पावर कितना, -16। और आई होप इसका रूट आप निकालोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 के पावर -8। तो यही आपका आंसर होगा। तो आंसर यहाँ से क्या बनेगा, सी। ओके, 7th जो क्वेश्चन दिया है, बोला है कि विच मिक्सचर शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो सीधा सा एग्जांपल से क्वेश्चन है। तो यहाँ से फिनॉल एंड एनिलीन जो है वो एग्जांपल होता है किसका, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो अब आपको इस पे ध्यान देना है कि बाकी ये जो तीनों हैं वो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं। तो आपको इन्हीं को, हो सकता है इस साल आपको बोर्ड में आ जाए विच ऑफ फॉलोइंग विच मिक्सचर शो पॉजिटिव डेविएशन, तो बाकी सब नेगेटिव दिया होगा, तो जो पॉजिटिव दिया होगा तो आपको इन पे भी फोकस करना है कि हेक्सेन, हेप्टेन, इथेनॉल एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन, ये सब
पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है विच स्पीसीज इज ऑब्टेन्ड एट एनोड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। तो यहाँ से देखिए एनोड कैथोड का प्रोडक्ट ही पूछता है। एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें एनोड जैसे एक्वस NaCl, कंसंट्रेटेड NaCl एनोड कैथोड का प्रोडक्ट ही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दो चीजें मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 होगा तो वहां पर एनोड पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है O2। मैंने क्या बोला, डाइल्यूट पे। और अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा तो वहां पर एनोड पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो बनता है कौन सा, H2O8 - 2। इसको अगर मैं एसिड की फॉर्म लिखूं तो H2S2O8 है ना, हाइड्रोजन निकालेंगे तो यही -2 चार्ज आएगा। और इसका नाम क्या है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को मार्शल एसिड भी बोलते हैं। ओके, तो आपको हो सकता है कि इस बार नेम पूछ ले कि भाई इस जो एसिड मिलता है उस एसिड का नाम क्या होगा। तो मैं नाम बता दूं आपको, उस एसिड का नाम है, ठीक है, पैरोक्सी डाई, ठीक है, सल्फ्यूरिक, ठीक है, एसिड, या इसका कॉमन नेम है मार्शल एसिड, मार्शल एसिड बोलते थे। ये आपको ध्यान रखना होगा, बाकी रिएक्शन आपसे तो नहीं पूछने वाला। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज यूज इन कैथोड इन मर्करी सेल। ठीक है, तो एनोड कैथोड क्या किसका बना होता है ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा ड्राई सेल, लीड स्टोरेज सेल, ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो इसमें जो कैथोड बना होता है वो होता है पेस्ट ऑफ मर्करी ऑक्साइड एंड कार्बन का। तो हो सकता है इस बार आपको एनोड का पूछ ले, तो एनोड का भी आप ध्यान रखो। एनोड जो होता है वो जिंक अमलगम का बना होता है। जिंक अमलगम मतलब जिंक एंड मर्करी का। और कैथोड तो आपको बना है किसके, देखिए यहाँ पर Fe+3 ये कितना देगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और यहाँ से Fe सॉल्यूट जेल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया है x वोल्ट। ठीक है, और मान लीजिए ये सपोज फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा यहाँ पर Fe+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और यहाँ से Fe सॉल्यूट और इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया y वोल्ट। ठीक है, ये है सेकेंड इक्वेशन। हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर अपने को Fe+2 से +3, सॉरी +3 से +2 में रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए Fe+3 और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्वर्ट होगा Fe+2 में। तो यहाँ पे चेंजेस कितने आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का। अब अपने को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो ध्यान दीजिए। अपने को फॉर्मूला यूज करना है डेल्टा गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला -NF(E0) सेल, ये फॉर्मूले का आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। अब इसमें क्या करना है, अगर मुझे इस इक्वेशन का डेल्टा जी निकालना है तो डेल्टा जी कैसे, माइनस, इसमें आप क्या कर दो, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए +3 है, तो फर्स्ट इक्वेशन +3, इसमें इसको माइनस करेंगे। और ये माइनस क्योंकि यहाँ पर यहाँ से पहले से ही माइनस है। ये जब सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ ये 3 हो जाएगा। एन की वैल्यू कितना होगा, 3। इसके लिए एन की वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। जब सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ठीक है, 3x माइनस में, और यहाँ से माइनस, और यहाँ से 2y। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये आपका प्लस है, तो यहाँ से फाइनली आएगा 3x - 2y, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि इन विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन सेल का अगर आपने रिएक्शन पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो 2H+, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये जाएगा H2 में कन्वर्ट होगा। ओके, तो नेक्स्ट इक्वेशन आपने पढ़ा है कि क्या होता है, E सेल इक्वल टू E0 सेल, है ना, -0.059 डिवाइड बाई, यहाँ पर एन की वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा। और लॉग यहाँ से PH2 डिवाइड बाई H+ इसके पावर में 2 आएगा। 2 क्यों है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब
हाइड्रोजन सेल के लिए इसकी वैल्यू कितनी, नॉट सेल की वैल्यू 0 होती है। तो फाइनली 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग PH2 डिवाइड बाई H प्लस की पावर में 2। अब हमें बोला है कि ये नेगेटिव कब आएगा, तो आप देखो ये वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है ना, तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो ही नेगेटिव आएगा। आपको ऑप्शन में यहाँ से ये देखना है कि किस ऑप्शन में, देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया है PH2 कितना है, जैसे PH2 0 है और ये 2, तो log 1 की वैल्यू क्या होगा, ठीक है, निकालोगे तो नेगेटिव में आपका क्या आएगा, और नेगेटिव आएगा तो इसको पॉजिटिव बना देगा। आप चेक कर लेना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जब चेक करोगे, यहाँ पर कितना PH2 की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 2 लोगे और ये H प्लस कंसंट्रेशन 1 लोगे, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बाकी हर एक केस में A, C, D केस में आप निकालोगे तो आपको क्या आएगा, पॉजिटिव, इसको नेगेटिव बनाते हैं। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बी आंसर करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन। ओके, यहाँ पर एक आपको रिएक्शन दिया होगा, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर जो है ना, उसके एग्जांपल दिए हुए, उसमें एक था नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होता है वो सब फर्स्ट ऑर्डर है। और उसमें एक एग्जांपल और दिया था हाइड्रोजनेशन, और यही एग्जांपल दिया था। तो आपको ये एग्जांपल से कोई न्यूमेरिकल नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, पर सेकेंड, ठीक है, केक यूनिट। और केक यूनिट का मैं जनरल बताऊं, अगर यूनिट निकालना हो तो उसका जनरल हो मोल पर लीटर 1 माइनस n और यहाँ से पर सेकेंड, है ना। यहाँ पर है, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखो, 1 रखो, ये 0 हो जाएगा पर सेकेंड। ये किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट का जनरल फॉर्मूला है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान दें, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक रिएक्शन दिया है और ये जो ग्राफ दिया है ये रिएक्टेंट है यहाँ पर और यहाँ पर प्रोडक्ट है, ठीक है। अपने को इसी का डिफरेंस निकालना है, यही जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा H की वैल्यू। और ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब हमें कैसे पता चला, अगर रिएक्टेंट से नीचे यहाँ पर प्रोडक्ट बना, समझ जाना एक्सोथर्मिक है, और अगर ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ऊपर यहाँ कहीं हाइट में होता, समझ जाना वो एंडोथर्मिक है। तो इसके लिए एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे कितना दिया है, 100 जूल, और माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कितना, ये हाइट कितना है, देखिए रिएक्टेंट का यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ रिएक्टेंट का हाइट, ये प्रोडक्ट का, तो 100 माइनस 150, यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस 150 किलो जूल। इसका आंसर जो बनेगा माइनस 50 किलो जूल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे डील करना है। तो ध्यान रखना, अगर ये प्रोडक्ट ऊपर होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्ट ज्यादा होगा, रिएक्टेंट कम हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 जो क्वेश्चन है ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3। अब इसमें देखो आपसे टाइम टेकन टू कंप्लीट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आपको अच्छे से पता होगा जीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होता है उसका टी हाफ से डिनोट करते हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, R0/2 की, ये हाफ लाइफ का आपको फॉर्मूला पता होगा। बट यहाँ पर बोला कंप्लीट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो टाइम टेकन कंप्लीट रिएक्शन के लिए, तो फॉर कंप्लीट रिएक्शन के लिए क्या होता है, टाइम जो टेक होगा 2 टाइम ऑफ टी हाफ, आधा के लिए इतना है तो कंप्लीट करना तो 2 टाइम होगा। और इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू, और ये टी हाफ की वैल्यू कितना है, R0/2 के, ये 2 कैंसिल आउट, आंसर जो आएगा अपना R0/3, ठीक है, R0/3। ऐसा कौन सा आंसर है आपको दिख रहा है यहाँ से, ये आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। ये मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये सब न्यू पैटर्न्स वाले जो रिड्यूस सिलेबस है, उसको नहीं, जो आपके सिलेबस में उसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
नेक्स्ट आपको बोला है शेप ऑफ मैग्नेट आयन क्या होता है। तो आप देखो मैग्नेट एंड डाई मैग्नेट दो तरह के आयन होते हैं, सॉरी मैग्नेट एंड पर मैग्नेट, तो दोनों का आप कर लो। इस बार मैग्नेट पूछा तो हो सकता है इस बार पर मैग्नेट का पूछे। तो मैग्नेट का जो फॉर्मूला होता है MnO4 माइनस होता है, ठीक है। उसको इसका जो शेप होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री बनाओगे, ज्योमेट्री कुछ ऐसे होता है Mn ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह से इसका ज्योमेट्री होता है। और एक पे आप माइनस लगा दो, ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका आंसर क्या होगा टेट्राहेड्रल। अगर पर मैग्नेट का सपोज पूछे तो पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से होता है MnO4, यहाँ से आज आपका आएगा -2, तो 2 ऑक्सीजन पे माइनस, उसका भी ज्योमेट्री क्या होगा टेट्राहेड्रल होगा। ओके, नेक्स्ट आपके है क्वेश्चन नंबर 26। जैसे बोल रहा है कि विच कंपाउंड मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू 4.90। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है √n+2 4 मैग्नेटॉन। तो सारा यहाँ पर n जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें आपने DNA ब्लॉक पढ़ा ही होगा तो आपको आइडिया होगा, इस पे +2 चार्ज है, इसमें Ni पे +2 चार्ज है, इसमें आयरन पे +2 चार्ज होगा, यहाँ क्रोमियम पे +3 चार्ज होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 4.90 मैग्नेटॉन। तो n की वैल्यू जो 4 होगा, अगर इसमें 4 बंद करो तो यहाँ से 4 + 2 इसका रूट का होगा, कितना आएगा 24 का रूट। 24 का रूट ही आपका 4.9 होता है। इसमें से जिस ऑप्शन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 4, n की वैल्यू, वही आंसर होगा। इसमें जो आंसर निकालोगे आप सबका चेक करोगे Fe+4। जैसे मैं आयरन की बात करूं, आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पर आर्गन और 3d6 एंड 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये 0 हो जाएगा, और डी में यहाँ से देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन जब भरोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे मूर्स रूल के अकॉर्डिंग, और एक छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर n की वैल्यू कितना आ रहा है, n की वैल्यू 4, तो इसका मतलब आंसर आपका सी होगा। ओके, 27 क्वेश्चन, विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर लैंथेनाइड। ये आपको याद रहेगा, लैंथेनाइड आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसमें जो +3 ऑक्सीडेशन होता है, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड के लिए +3 दोनों कॉमन होता है, इसका आंसर +3 होगा। ओके, +2 होता है, बट इसमें हाइड्रेशन एनर्जी +3 की ज्यादा है, इसलिए आंसर यहाँ पर लैंथेनाइड एक्टिनाइड में आपको क्या करना है, दोनों में +3 करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। यहाँ बोला नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, आपको एक फॉर्मूला दिया है, इसका जो आंसर होगा 3 होगा, ठीक है। क्यों 3 होगा उसको भी आप देख लो। इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें यहाँ पर 3 बनेंगे। देखिए यहाँ पर पहले अब देखो ये 6 कोऑर्डिनेट, ये डाइडेंटेड 2 4 यहाँ से और 2 यहाँ से 6 बना रहा है। तो डाइडेंटेड की अगर ज्योमेट्री बनाओ कुछ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ से 2h2o है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, H2O यहाँ पर होगा, H2O यहाँ पर होगा, और En जो होंगे, अब En रखोगे, सॉरी ऑक्सीडेट है, OX इग्नोर, ये यहाँ से ये बनाएगा और OX से यहाँ से बनाएगा। इसका मिरर इमेज अगर बनाओगे तो मिरर इमेज क्या बनेगा, CR, है ना। तो यहाँ से पहले ऑक्टाहेड्रल टाइप का ज्योमेट्री बना लो, और H2O एक यहाँ आएगा, एक H2O यहाँ आएगा, है ना, और उसके बाद OX एक यहाँ बना, इसका मिरर इमेज में बना रहा हूँ, और एक OX यहाँ पर है। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और ये हो गया कौन कौन सा फॉर्म, ये इसका सिस फॉर्म है D वाला, और ये सिस फॉर्म है L का, 2 ये हो गए, और एक आप ट्रांसफॉर्म बना दो। तो ट्रांसफॉर्म कैसे बनाओगे, ट्रांसफॉर्म में H2O यहाँ रख दो, एक H2O यहाँ रख दो, और OX को यहाँ पर रख दो, OX को एक यहाँ पर रख दो, तो टोटल कितने बने यहाँ से 3, इसका आंसर 3 होगा। ओके, 29 जो क्वेश्चन है ये DNA ब्लॉक का, लास्ट में आप यूजेज पढ़ोगे तो आप विल्कोंसन से कैटलिस्ट आएगा, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PS3 P थ्राइस, और यहाँ से इसका जो आंसर बनेगा उसी इसको रख लीजिएगा,
एकदम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एकदम लास्ट में देखेंगे जो बॉक्स में दिया तो उसी में इसका फॉर्मूला दिया है। ओके, तो उसको भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 30 का, तो 30 बोला है हाउ मेनी मोनोक्लोरोस्ट्रक्चरल आइसोमर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन के अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो आइसोपेंटेन कुछ ये स्ट्रक्चर होता है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइसोपेंटेन क्या होगा, C5H क्या आएगा 12, ये तो फॉर्मूला होगा। अब इससे अगर आप मोनोक्लोरिन से मतलब एक क्लोरीन आपको यहाँ से निकालना है, इसके टोटल आप बनाओगे इसके 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, वो मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए पहला जो स्ट्रक्चर बनेगा, आप 4 कार्बन ऐसे बनाओ, है ना, सॉरी ये 5 कार्बन बन गए, 4 कार्बन आपको यहाँ से Cl लगा दो और दूसरे कार्बन पे यहाँ लगा दो, एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या करो, आप इस तरह से कार्बन बनाओ, है ना, और यहाँ से कार्बन और यहाँ पर आप Cl लगा दो, ठीक है। ये दूसरा स्ट्रक्चर बना मोनोक्लोरेटेड। और तीसरे बनाओगे तो यहाँ Cl लगा दो, बाकी यहाँ पर जो फॉर्मूला उसको वेरीफाई कराओ, तो ये बनेगा। और लास्ट जो बनेगा, आप कार्बन इस तरह से बनाओ, ठीक है, और Cl को यहाँ लगा दो, ये Cl, और बाकी कार्बन यहाँ से कार्बन ये। तो ये जो कार्बन आपको क्लोरीन आपको दिख रहा है, देखिए पहला क्लोरीन हमने यहाँ लगाया, दूसरा क्लोरीन ये स्ट्रक्चर मोनोक्लोरेटेड बनेगा, तीसरा ये बनेगा और चौथा ये बनेगा। अब ये देखो C5H12 इन सभी के फॉर्मूले टोटल कितने आएंगे 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, ये आपका उड्स रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जिसमें क्या करते थे हम RX को 2 मोल सोडियम मेटल के साथ XR से रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, यहाँ से ये चीज निकल रहा था और यहाँ से सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, R-X और सोडियम और यहाँ से ये आपको बना दिया है ना, तो यहीं से आपको दिमाग लगाना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो आप देखो, ठीक है, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो डाईमिथाइल ब्यूटेन का मतलब यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यही है स्ट्रक्चर, है ना। तो अगर मैं यहाँ से इसको ब्रेक करूँ, सिमेट्रिकल यही दोनों जुड़ रहे हैं, अब यहीं से दिमाग लगाओ, इसको तोड़ोगे तो यही जुड़ रहा है, तो मतलब जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल होगा R वो यही होगा। तो R क्या बनेगा, देखो CH3, यहाँ से CH3, यहाँ से एक H होगा और यहाँ से X, इसी को यहाँ ये X हटाओ, इसी को जोड़ोगे तो आपका यही कंपाउंड बनेगा। दैट मीन्स इसका जो आंसर बनेगा वो होगा D, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर 32, इसमें क्या दिया देखो, विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN1 SN2 आपने पढ़ा है, SN1 में जो ऑर्डर था सबसे ज्यादा टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और SN2 में जो आया था जस्ट उल्टा, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आता था। हमें इसका पूछा है, तो आप देखो इनमें स्ट्रक्चर बनाओगे तो 1 ब्रोमो जो ब्यूटेन है ये आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 ब्रोमो ब्यूटेन का मतलब ये है, ब्रोमीन यहाँ लगा दो, ये प्राइमरी है, तो ये आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, बाय विच रिएक्शन फ्रियॉन्स 12 इज प्रिपेयर्ड बाय CCl4। ये फ्रियॉन्स का जो पढ़ो उसमें यूज में आता है, इसका जो आंसर होगा वो स्वार्ट्स रिएक्शन होगा, ठीक है। इसमें आपको रिएक्शन नहीं देखना है, बस आपको याद रखना है ये चीज है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, which compound would give the yellow precipitate reaction on sodium hypohalide। ये सीधा सा हेलो फॉर्म रिएक्शन है, ठीक है। और एलो प्रेसिपिटेट किसका बनता था, आइडो फॉर्म का एलो प्रेसिपिटेट बनता था। तो उसमें देखो एलो फॉर्म के लिए कंडीशन कैसे पहचानोगे, मिथाइल कीटोन होना चाहिए, ये मिथाइल कीटोन है, या फिर CH3CHOH ये ग्रुप होना चाहिए। तो आपको देखना है इनमें से किसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो वही आपका हेलो फॉर्म देगा। आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको, ठीक है, इसमें जो आंसर मिलेगा अल्कोहल ही सब है, इसका मतलब ये सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, यही आपका हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, क्योंकि इसमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, बाकी इसमें नहीं भी होगा। इसमें टर्सरी ब्यूटाइल प्राइमरी है, ये तो होगा नहीं, आंसर कौन सा होगा
डी वाला, इसमें ये कंडीशन वेरीफाई कर रहे हैं, हो सकता है इस बार मिथाइल कीटोन का दे दी। ओके, नेक्स्ट 35 जो क्वेश्चन है, सैलिसैल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट गिव ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए आपने ये रिएक्शन जरूर पढ़ा होगा कि फिनॉल का जिंक डस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दे तो वहां से हमारा जो कंपाउंड बनता था बेंजीन, और यहाँ से जेड एन साइड में, तो उसी से रिलेटेड बेंजल्डिहाइड, सॉरी सैलिसैल्डिहाइड क्या होता है, सैलिसैल्डिहाइड होता है यहाँ पर OH और यहाँ से CHO ग्रुप। अब इसका जिंक के डस्ट के प्रेजेंस में कराओगे तो एल्डिहाइड पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, बट इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, OH को खा जाएगा, तो यहाँ से CHO बनेगा बेंजल्डिहाइड। इसका आंसर जो होगा वो बी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 36 पे, बोला विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट पीके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए। इसमें आपने पढ़ा होगा एसिडिक जो नेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पर ए से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और पी के ए से उल्टा रिलेशन होता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब इनके एग्जाम्पल पता होना चाहिए, खासकर जैसे NO2 ग्रुप हो गया, CN ग्रुप हो गया, है ना, CF3 हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। डोनेटिंग में जैसे मिथाइल हो गया, ये सब आपके डोनेटिंग ग्रुप है। तो आपको अगर इसमें से ऑर्डर आप पता चल जाए, जैसे हाईएस्ट पीके बोला है, तो जो सबसे वीक एसिड होगा उसी का हाईएस्ट वैल्यू, क्यों, एसिडिक नेचर का पीके से कैसा रिलेशन है, इनवर्स, है ना। तो आप देखो अर्थोनाइट्रोफिनॉल, अर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर OH और यहाँ से NO2 ग्रुप, है ना। NO2 ग्रुप क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। दूसरा सिंपल सा फिनॉल दिया है। तीसरा पैराक्रेसॉल, क्रेसॉल एक कॉमन नेम है, OH और पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप हो। नाइट्रोफिनॉल है मेटा, यहाँ से OH होगा और मेटा पोजीशन पे NO2। तो सबसे वीक एसिड जो होगा वो अपना ये पैराक्रेसॉल होगा, इसी की पीके वैल्यू हाईएस्ट होगा। आंसर कौन सा होगा, पैराक्रेसॉल। अगर आपको लोवेस्ट पूछता तो यहाँ पर किसका आ जाता, नाइट्रो, पैरा नाइट्रो का। ओके, 37 क्वेश्चन दिया है, विच रिएजेंट इज यूजफुल फॉर कन्वर्जन इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल। तो हमें नाइट्राइल कंपाउंड से क्या बनाना है, एल्डिहाइड, मतलब यहाँ से RCHO। ओके, तो डबल H CN को डायरेक्टली CHO में कन्वर्ट करता है, PCC ये भी कन्वर्ट करता है, एनहाइड्रस Cr3 और लिथियम दिया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, PCC तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा डबल H। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डबल H को भी जरूरी है, उसको बोलते हैं डी से डाई, आई से आइसो, बी से यहाँ से होता है ब्यूटाइल, Al से होता है एल्यूमिनियम, है ना, और S से होता है हाइड्राइड। इसका एक अदर सिंबल है I, यहाँ से Bu कर दो ट्वाइस और यहाँ से AlH, ये भी सिंबल का मतलब यही होता है। आई देखो डाई हो गया, आई से आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, नेक्स्ट 38 क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन पैथिलीमाइड, है ना। पैथिलीमाइड का जो स्ट्रक्चर है ये आपने गैब्रियल पैथिलीमाइड अमाइंस में पढ़ा होगा, उसमें ये स्टार्टिंग मटेरियल था और कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, है ना, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये याद करिए। पर एक क्वेश्चन इस तरह के हर साल आते ही, स्ट्रक्चर्स में दे पूछ लेगा, स्ट्रक्चर देगा नहीं नेम देगा, और उसमें पूछेगा कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन है। तो आप ध्यान से देखो इसमें क्वेश्चन में अगर पाई इलेक्ट्रॉन पूछा है या पाई बॉन्ड पूछा है, तो आप ध्यान से देखो पाई इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा है, तो पाई बॉन्ड इसमें कितने दिख रहे हैं, 5। देखिए 1 2 3 4 5, तो पाई बॉन्ड होता है आंसर क्या होता है 5, बट यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पूछा तो जस्ट डबल होगा, आंसर कितना हो जाएगा 10। इसका आंसर होगा डी। ओके, 39 क्वेश्चन, विच सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आपने ये डायजोनियम सॉल्ट के यूजेज में देखा होगा कि ये जो फ्लोरोबोरेट होता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बाकी सब क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, विच कंपाउंड विल नॉट गिव इथेनामाइन ऑन रिडक्शन। तो नाइट्राइल देगा रिडक्शन से, अमाइड भी देगा और नाइट्रोबेंजीन, ये आपने प्रिपरेशन से
अमाइंस में पढ़ा होगा 6 मेथड दिए जिसमें 3 नेम रिएक्शन है, 3 रिडक्शन रिएक्शन। इसमें इथेनॉल क्लोराइड जो होता है वो प्रोडक्ट नहीं देगा, तो इसका आंसर सी होगा। 41 क्वेश्चन, विच गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ मिथाइल अमाइड विद नाइट्रस एसिड। तो डाइजेनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन आप देखा होगा, उसमें नाइट्रोजन गैस मिथाइल अमाइड के रिएक्शन में लिखूं यही है, इसको HNO2 के साथ और HCl के साथ कराओगे तो यहाँ से सॉल्ट बनाता है N2 + Cl माइनस, और इसको फिर से यहाँ कर दोगे तो यहाँ से ये डाइजो ग्रुप नाइट्रोजन यहाँ से गैस इवॉल्व होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एनिलीन एंड बेंजाइल अमाइन। ठीक है, तो यहाँ से 42 का जो होगा आंसर, ठीक है, वहां से हम ये देखो ये प्राइमरी अमाइन देखो, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ये भी प्राइमरी अमाइन, ये भी प्राइमरी, आंसर कौन सा होगा Br2H2O, जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, 43 बायोमोलिक्यूल चैप्टर, इसका आंसर होगा टायरोसिन। क्या लिखा, टायरोसिन रिप्रोड्यूस इन थायराइड ग्लैंड इज एसोसिएटेड डेरिवेटिव ऑफ व्हिच अमीनो एसिड, तो टायरोसिन बायोमोलिक्यूल का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 44, विच वन एक्ट एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आपने बायोमोलिक्यूल से भी क्वेश्चन है, सुक्रोज जो होता है, बाकी सब जो होते हैं रिड्यूसिंग होते हैं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। इस साल नॉन रिड्यूसिंग पूछा तो हो सकता है इस बार रिड्यूसिंग का पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। 45, विच पॉलीसैकेराइड इज हाईली ब्रांच्ड। इसमें भी बहुत लोग ने आंसर गलत किया। देखिए इसमें मेन आंसर जो होगा करेक्ट ग्लाइकोजन होगा, क्योंकि देखिए आपने इसमें अगर मैं इन सब में ऑर्डर लिखूं तो सबसे हाईली ब्रांच होता है ग्लाइकोजन, उसके बाद आता है अमाइलोपेक्टिन, और सबसे कम होता है यहाँ से अमाइलोज। तो ये ऑर्डर आप याद रखिए, एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है अमाइलोपेक्टिन से ज्यादा हाईली ब्रांच होता है ग्लाइकोजन, जिसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, विच विटामिन मस्ट बी सप्लाइड इन रेगुलर डाइट। तो जितने भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, कौन से वाटर सोल्यूबल, बी एंड सी, वो क्या होते हैं हम रेगुलर डाइट के थ्रू लेते हैं, क्योंकि वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें आंसर कौन होगा, विटामिन सी, इसको स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसी तरह से हमने अभी 2023 के क्वेश्चन मार्च के डिस्कस किए। इसी तरह से हम जितने भी आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपका पैटर्न गुजरात बोर्ड में चेंज कर दिया है, अब उन्हीं एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके न्यू सिलेबस में है। तो आपको ओल्ड सिलेबस के एमसीक्यू या थ्योरी पार्ट नहीं करने हैं, तो इसके लिए आप बने रहिए। इसके और भी वीडियो हम कंटिन्यू लाएंगे। इसको सिर्फ एक क्वेश्चन की तरह आपको नहीं देखना है, इस क्वेश्चन में हो सकता है इससे रिलेटेड और दूसरे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का एमसीक्यू थोड़ा हार्ड होता है और सिलेबस भी कम कर दिया है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए, टाइम आपके पास है नहीं। ठीक है, चलो चलिए थोड़ा थ्योरी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको कौन से क्वेश्चन 2023 में पूछे हैं। तो 2 मार्क्स में यहाँ पे पूछा है हाउ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन ये आपको करना है, ये आपका सिलेबस में नहीं है, है ना, मेटलर्जी चैप्टर उसको डिड्यूस कर दिया। इसमें एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ये भी क्वेश्चन करने हैं। फोर्थ जो क्वेश्चन ये भी आपका क्वेश्चन है, ये आपका कपलिंग रिएक्शन है, ये भी आपको करने हैं। तो जो नहीं है वो मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, उसको बिल्कुल आपको देखना नहीं है, बाकी जो है वो मैं यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, छठा जो क्वेश्चन है डीएनए आरएनए डिफरेंस है, ये बायोमोलिक्यूल की, ये भी आपको करना है। रीजन वर्निशिंग नेचुरल रबर, ये आपको नहीं, पॉलीमर हटा दिया सिलेबस से। व्हाई डू सॉफ्ट, ये भी क्वेश्चन आपको नहीं करने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स में देखते हैं। तो ये सॉलिड स्टेट्स है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ये जो 10th क्वेश्चन है ये केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन बिल्कुल करना है, प्रेशर से रिलेटेड। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, जिसको आप सॉल्व कर लीजिए। 11 जो क्वेश्चन सेल्फ सेलेक्ट हुई है, सरफेस केमिस्ट्री, ये भी नहीं करना है। एक्वारियस या पी ब्लॉक से ये भी नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये आपको करना है। इंडेक्स क्वेश्चन आप ध्यान दोगे तो वहां से ये डीएनए ब्लॉक का है, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। आगे जो 14 क्वेश्चन है ये अल्कोहल चैप्टर से है, ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं। 4 मार्क्स से हम बात करें, ये एग्जांपल है सॉल्यूशन का, ये भी आपको करने हैं क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करें ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी बनाना है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये भी होगा।
ये आपका एल्डिहाइड चैप्टर से एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है ये भी आपको बनाने हैं, ठीक है। ये हमने 2023 के पेपर की डिस्कस की, खासकर एमसीक्यू में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसीलिए हमने ये एमसीक्यू सीरीज किया है। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। तो हम लोग अब 2019 तक सारे एमसीक्यू पेपर को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।